हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए वीकली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 12 से लेकर 18 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन, सभी न्यूज़ जो कि देखिए पूरे वीक काफ़ी सुर्खियों में रही, उन्हें यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स की इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी रचिन रविंद्र किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रचिन रविंद्र की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हाल ही में अक्टूबर माह के लिए ICC के द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के कारण इन्हें अक्टूबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। इसके अलावा देखिए, ये तो बात हो जाती है मेल खिलाड़ी की। अगर हम फीमेल खिलाड़ी की बात करें फ्रेंड्स तो फीमेल खिलाड़ी में वेस्ट इंडीज़ की एक महिला खिलाड़ी है जिनका नाम है हैली मैथ्यू। इन्हें अक्टूबर माह के लिए ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन चुना गया है। तो मेल के लिए ये खिताब न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को दिया गया और फीमेल के लिए वेस्ट इंडीज की हैली मैथ्यू को दिया गया। अब देखिए यहाँ पर सितंबर मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ की भी बात कर लेते हैं। तो ICC के द्वारा सितंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है वो भारत के शुभमन गिल को दिया गया और यहीं पर फीमेल का जो खिताब है सितंबर मंथ के लिए वो चमारी अट्टापट्टू को दिया गया जो कि श्रीलंका की महिला खिलाड़ी है। यहाँ पर रचिन रविंद्र की बात की गई है जो कि अक्टूबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ है। तो किस देश के खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। सेकंड देखिए, चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिलक्यारा सुरंग हाल ही में देखिए चर्चा में रही थी क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण इस सुरंग में भूसंकलन के कारण बहुत सारे मजदूर फंस गए थे, इसीलिए सिलक्यारा सुरंग देखिए काफ़ी सुर्खियों में आ गई थी। अब ये सुरंग किस राज्य में है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये सुरंग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के उत्तराखंड में चारधाम राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत सिलक्यारा और डंडाल गांव के मध्य में यह सुरंग निर्माणाधीन है। हाल ही में लैंडस्लाइड के कारण इस सुरंग में देखिए 40 मजदूर फंस गए थे। इस सुरंग का वैसे निर्माण उत्तराखंड में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है जो कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले और यमुनोत्री शहर को आपस में जोड़ता है। तो आप यहाँ पर केवल ये याद रखिए कि सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, भारत ने किस देश के साथ इग्ला-S मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंध किया है? तो देखिए, इग्ला-S मिसाइल की बात करें फ्रेंड्स तो ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जिसके लिए हाल ही में भारत ने रशिया के साथ एक अनुबंध साइन किया है। आंसर भी हो जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद भारतीय निजी कंपनी देखिए रूस की आर्म्स एक्सपोर्टर एक एजेंसी है जिसका नाम है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, इसके साथ मिलकर भारत में इस मिसाइल का निर्माण कर पाएगी। अब जैसे इग्ला-S की हमने बात की फ्रेंड्स, ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है फ्रेंड्स जो कि 6 किलोमीटर की रेंज में हवा में किसी भी अन्य मिसाइल को या किसी भी आतंकवादी को, दुश्मन को नष्ट करने में बिल्कुल सक्षम है। तो इग्ला-S ये मिसाइल है फ्रेंड्स जिसके लिए भारत ने हाल ही में रशिया के साथ एग्रीमेंट पर साइन किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया गया? देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज सारी याद रखिए, सबकी सब पूछी जाती है एग्जाम में। यहाँ पर बात की गई है बोंगो सागर की, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि बोंगो सागर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है फ्रेंड्स ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित की जाती है। तो सीधी सी बात है कि 2023 में इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य में ही किया गया। हाल ही में देखिए भारत के निकट बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के मध्य में बोंगो सागर 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया जो कि इस साल 2023 में इसका चौथा संस्करण है।
इसके अलावा एक और युद्धाभ्यास आप याद रखिए जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया जाता है, इसका नाम है कॉर्पेट युद्धाभ्यास। 5th कॉर्पेट युद्धाभ्यास भी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य में ही आयोजित किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन बोंगो सागर से है, तो भारत और बांग्लादेश की सेना के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, दोनों देशों के मध्य में टेक्नोलॉजी को साझा करना, युद्ध रणनीति को साझा करना, इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो बोंगो सागर 2023 और इसके अलावा कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया जाता है। 2023 में बोंगो सागर के चौथे संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, आप सभी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में विराट कोहली जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना वनडे 50वां शतक हाल ही में लगाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। वैसे इसके पहले सबसे ज्यादा जो शतक थे वनडे में 49 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम थे, लेकिन अब भारत के विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब विराट कोहली इनसे भी आगे निकलकर वनडे क्रिकेट में 50 शतक बनाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली को खेलों के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने देखिए 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2013 में ही दिया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2018 में दिया गया था, जो कि पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड इन्हें 2011 से 2020 के लिए दिया गया है। तो विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने वनडे क्रिकेट में अपनी 50वीं सेंचुरी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई थी। इसके बाद गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? देखिए गिलर पुरस्कार की अगर हम थोड़ी सी डिटेल देख लें तो ये पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया था और यह जो पुरस्कार है कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है और ऐसे उपन्यासों को दिया जाता है जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुए, कनाडाई उपन्यास है, नॉवेल है या फिर शॉर्ट स्टोरी का कोई संग्रह है, तो ऐसे लिटरेचर को गिलर पुरस्कार कनाडा के द्वारा दिया जाता है अपने यहाँ के नागरिकों को। 2023 में देखिए गिलर पुरस्कार से सारा बर्नस्टीन को सम्मानित किया गया। आंसर ए हो जाएगा। सारा बर्नस्टीन को उनके नोवेल स्टडी फॉर ऑब्सिडियंस के लिए यह पुरस्कार हाल ही में दिया गया। तो गिलर पुरस्कार से आपको 2 फैक्ट याद रखने चाहिए कि कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, कनाडा में दिया जाता है और 2023 में यह सारा बर्नस्टीन को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया? तो देखिए आईसीसी जो कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने हाल ही में देखिए तत्काल प्रभाव से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो आंसर ए हो जाएगा। कारण क्या है? तो देखिए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका ने काफी खराब परफॉर्म किया है, तो ऐसी कंडीशन में श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने ये बोलकर कि भैया हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम वैसे भी दिवालिया हैं, तो हम क्रिकेट बोर्ड को पेमेंट नहीं दे सकते, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने वहां के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। अब जब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ही वहां के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया तो आईसीसी ने भी तत्काल प्रभाव से श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है। आंसर ए हो जाएगा। वैसे पहले भी काफी क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड हुए हैं, जैसे 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी सस्पेंड किया जा चुका है और अब 2023 में श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया गया। आईसीसी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये क्रिकेट खेलों का आयोजन करवाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से ये जानी जाती है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में स्थित है और ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में आईसीसी के प्रेसिडेंट है। सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको सारी बता दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चर्चित पेंटिंग वुमेन विथ अ वॉच किसके द्वारा बनाई गई? तो वुमेन विथ अ वॉच जो कि एक पेंटिंग है फ्रेंड्स, ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पाब्लो पिकासो की ये जो पेंटिंग है हाल ही में देखिए न्यूयॉर्क में इसे $139 मिलियन में बेचा गया। पाब्लो पिकासो की ये दूसरी ऐसी पेंटिंग है जो कि सबसे महंगी बिकी है। इसके पहले 2015 में
पाब्लो पिकासो की एक और पेंटिंग जिसका नाम था लेस फेम्स डी अल्गर, इसे 2015 में ऑलमोस्ट $180 मिलियन में बेचा गया था। और अब इनकी पेंटिंग वुमन विद अ वॉच को ऑलमोस्ट $139 मिलियन में बेचा गया है। तो पेंटिंग किसकी है ये पूछा जा सकता है, तो ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। अब पाब्लो पिकासो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पेन के एक बहुत ही फेमस चित्रकार हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, इसीलिए आपको इन्हें याद रखना चाहिए। क्वेश्चन भी इजी था। आगे देखिए, पूसा 2090 निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल है? तो देखिए, पूसा 2090 चावल की एक प्रजाति है। आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इस चावल की फसल को विकसित किया है। क्या होता है, पहले अधिकतर बार पूसा 44 को उगाया जाता था, पूसा 44 जो कि धान की अन्य किस्म है, लेकिन उत्तर भारत में ये पराली की एक मेन समस्या बनी हुई थी, इसीलिए अब इसके विकल्प में पूसा 2090 को भारतीय कृषि अनुसंधान ने विकसित किया है। किसकी फसल है, तो याद रखिएगा ये चावल की एक फसल है। अब देखिए, ये जो फसल है जिसे विकसित किया गया, ये पूसा 44 और CB 501, ये भी एक चावल की किस्म है, इन दोनों का एक मिश्रण है। अब इसकी विशेषता ये भी है कि देखिए, पराली कम देगा और इसके अलावा एक बहुत ही कम समय में इसे डेवलप किया जा सकता है, उगाया जा सकता है, जिससे अन्य जो फसलें हैं उन्हें भी उगने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। तो पूसा 2090 जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की चावल की एक किस्म है। यहाँ पर अगर हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की भी बात कर लेते तो आपको याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना 1905 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा द्वीप देश तुलावू किस महासागर में स्थित है? तो द्वीपी देश तुलावू प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने देखिए इस प्रशांत महासागर के देश जिसे तुलावू के नाम से जाना जाता है, जो कि एक द्वीपी देश है, इसके शरणार्थियों के साथ एक समझौता किया है, जो कि लगातार जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग या बढ़ते समुद्री जल स्तर का सामना कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फेलेपी यूनियन नाम दिया गया। इसके मुताबिक 280 तुलावी नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम और पढ़ाई करने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने तुलावू की जलवायु परिवर्तन और वहाँ पर जो समुद्री प्रभावी समस्याएं हैं उनके लिए 17 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की फंडिंग की है। तो याद रखना चाहिए आपको कि तुलावू प्रशांत महासागर का एक द्वीपी देश है, जो कि प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पॉलिनेशियन द्वीप पर स्थित है। तो किस महासागर में है, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चलते हैं, चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शीतल महाजन की बात करें तो ये भारत की एक स्काई डाइवर है फ्रेंड्स। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली महिला बन गई है। तो शीतल महाजन स्काई डाइवर है, भारत की बहुत ही फेमस, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। शीतल महाजन को उनकी फील्ड में योगदान देने के कारण 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी याद रखिएगा, 2011 में शीतल महाजन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि भारत की बहुत ही फेमस स्काई डाइवर है और हाल ही में इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुनिया की पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया है। निम्नलिखित में से आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? तो आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है, आंसर बी हो जाएगा। अनीश दयाल सिंह की बात करें तो ये मणिपुर कैडर के 1988 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक है। यहाँ पर हम आईटीबीपी की बात करें तो इसे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अनीश दयाल सिंह वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक है। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आईटीबीपी के जवानों के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लेपचा में दिवाली का त्यौहार मनाया है। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुर्खियों में है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है।
14 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व मधुमेह दिवस या फिर डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बार देखिए 1991 में यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा की थी और तब से लेकर मतलब 1991 से हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जा रहा है। 2023 में एक्सेस टू डायबिटीज केयर वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है। हर साल इसे 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप से बाहर हो गया? तो हाल ही में देखिए ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप से रशिया बाहर हुआ है। आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपको नाम से समझ में आएगा कि ये एक संधि है फ्रेंड्स, जो कि देखिए 1990 में हुई थी और ये जो संधि है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो और तत्कालिक वार्सा संधि के जो देश हैं उनके मध्य में हुई थी। इस संधि का उद्देश्य था कि भैया हम हथियारों को नहीं बढ़ाएंगे, आगे चलकर युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति को रोकना, परमाणु हथियारों को या पारंपरिक हथियारों को सीमित करना इस ट्रीटी का उद्देश्य था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नाटो लगातार अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहा है, तो इसी कंडीशन में रशिया ने बोला कि भैया हम ट्रीटी से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि जब नाटो ही अपनी इस ट्रीटी पे अमल नहीं कर रहा तो फिर हम इस ट्रीटी पे अमल करके क्या करेंगे। तो इसी कंडीशन में रशिया ऐसा देश है फ्रेंड्स जो कि हाल ही में ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप से बाहर हुआ है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन गुरियन नहर परियोजना किस देश द्वारा प्रस्तावित है? तो बेन गुरियन नहर परियोजना इजराइल में प्रस्तावित है। आंसर सी इजराइल हो जाएगा। देखिए स्वेज नहर जो कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है उस पर मिस्र का अधिकार है, तो इजराइल अपने यहाँ पर बेन गुरियन नहर परियोजना को विकसित कर रहा है ताकि स्वेज नहर का विकल्प ढूंढा जा सके और जो मिस्र की मोनोपोली है स्वेज नहर पर उसे तोड़ा जा सके। यह जो नहर है फ्रेंड्स ये गेनेवा डेजर्ट के रास्ते होते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली है। वैसे अभी गेनेवा डेजर्ट का अधिकतर हिस्सा फिलिस्तीन के कब्जे में है, लेकिन इजराइल ने कहा है कि हम वो क्षेत्र फिलिस्तीन से लेकर गेनेवा डेजर्ट के रास्ते होते हुए लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली बेन गुरियन नहर का निर्माण करेंगे। तो किस देश में प्रस्तावित परियोजना है आपको याद रखना चाहिए, ये इजराइल में प्रस्तावित परियोजना है। हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का क्या नाम है? तो पूरे विश्व में देखिए चिकनगुनिया का पहला टीका या वैक्सीन डेवलप की गई जिसे वैक्सीन इचिक नाम दिया गया। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चिकनगुनिया के पहले टीके को विकसित किया है जिसे वैक्सीन इचिक नाम दिया गया है। वैसे इस वैक्सीन को 18 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति है उन पर सिंगल शॉट के रूप में यूज किया जाएगा। तो चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन या टीका जो कि अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने विकसित किया, इसे वैक्सीन इचिक नाम दिया गया। चिकनगुनिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये मच्छरों से होने वाला एक वायरस संक्रमण है जो कि मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। इसके बाद आ जाइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन किस राज्य से शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। काफी इंपॉर्टेंट एक मिशन या योजना बोल सकते हैं हम इसे। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को झारखंड राज्य से शुरू किया गया है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस था। इस दिवस के मौके पर देखिए झारखंड में शहीद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली मतलब झारखंड के उलीहातू से पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। वैसे इस मिशन की जो घोषणा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023-24 के बजट में की थी और इस मिशन की कुल लागत 24,000 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर सीधे सीधे हम उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत में देखिए संवेदनशील जनजाति जो समूह हैं, जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। मतलब जहाँ पर ये जनजाति ग्रुप्स रहते हैं, जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर सड़क, टेलीकॉम, कनेक्टिविटी, बिजली या फिर पेयजल, सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब को डेवलप करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को हाल ही में झारखंड राज्य से शुरू किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देखिए ऑथर सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स,
ये भारतीय ब्रिटिश ऑथर हैं, लेखक हैं, जो कि काफ़ी फेमस रहे। कुछ समय पहले इन पर एक आतंकवादी हमला भी हुआ था। अब इन्हें देखिए लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैसे सलमान रुश्दी को 2023 में इसी साल जर्मन शांति पुरस्कार से भी जर्मनी ने सम्मानित किया। काफ़ी फेमस ऑथर हैं, काफ़ी फेमस बुक लिखी है इन्होंने, जैसे देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन, शैम, ये सभी सलमान रुश्दी की बुक है। हाल ही में सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए पहला फैक्ट तो ये समझिए कि ये भारत की तीनों सेना मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना का एक संयुक्त युद्धाभ्यास है, जिसे नाम दिया गया है त्रिशक्ति प्रहार। हाल ही में इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। पाकिस्तान सीमा के नज़दीक राजस्थान के जैसलमेर में भारत की तीनों सेनाओं के मध्य में संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों सेनाओं के 30,000 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया है। तीनों सेनाओं के मध्य में तालमेल स्थापित करना, रणनीति साझा करना, आपसी सहयोग स्थापित करना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो भारतीय सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार के नाम से राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ये FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है फ्रेंड्स, जिसका आयोजन 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुरम में किया जाने वाला है। मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसके 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स। और इस साल इस हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप में टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। सबसे पहली बार इसका आयोजन याद रखिएगा 1979 में किया गया था और लास्ट बार 2021 में इसके 12वें संस्करण का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। ओडिशा के भुवनेश्वर में जब 2021 में यह हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप आयोजित किया गया, तब अर्जेंटीना यहाँ पर विनर रही थी। ओडिशा के भुवनेश्वर में 12वां संस्करण खेला गया था और अब 13वें संस्करण का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुरम में किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट मतलब एपेक्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एपेक्स समिट 2023 का आयोजन हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। इस दौरान एपेक्स समूह के जितने भी देश हैं उनके सभी राजनेताओं ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें देखिए पूरे वर्ल्ड में AI के विकास, कोविड जैसी महामारी या प्राकृतिक आपदाएं और ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय पर चर्चा की गई है। तो 2023 में एपेक्स समिट का आयोजन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। इसके पहले लास्ट ईयर 2022 में एपेक्स समिट 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था और अब इसका आयोजन अमेरिका में किया गया है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित किया गया? पहले भी मैंने आपको बोला था कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा कि किन देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य में किया जाता है। 2023 में भारत और श्रीलंका के मध्य में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया और इस साल 2023 में मित्र शक्ति का यह 9वां संस्करण था। इसके पहले 8वां संस्करण लास्ट ईयर श्रीलंका के अम्पारा में आयोजित किया गया था और अब 2023 में 9वां संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति याद रखिए भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा सिलिनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य में किया जाता है। दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाल ही में शुरू हुई छठ पूजा उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती है? तो छठ पूजा उत्सव जो कि देखिए स्पेशली बिहार राज्य में मनाया जाता है और इसके अलावा बिहार से लगे हुए जो राज्य हैं जैसे कि पूर्वी यूपी का क्षेत्र, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर भी छठ पूजा उत्सव को दिवाली के बाद छठ के दिन मनाया जाता है। स्पेशली देखिए इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस साल 17 नवंबर को ये छठ पर्व शुरू हुआ है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठ के दिन इसे मनाया जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है और इसके अलावा छठी मैया को भी ये त्योहार समर्पित है। यहाँ पर देवता पूछे गए हैं तो ये कौन हो जाते हैं? सूर्य देव। स्पेशली ये जो त्योहार है बिहार राज्य का त्योहार है और बिहार में ये 4 दिन तक मनाया जाता है।
हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने किया? तो पहला फैक्ट नोट कीजिए कि मिथिला चक्रवाती तूफान हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आया है। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण मालदीव देश के द्वारा किया गया। मिथिला उष्णकटिबंधीय साइक्लोन के कारण भारत के आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में एडवाइजरी या चेतावनी जारी की गई है। तो कहां पर आया है मिथिला तूफान? तो ये बंगाल की खाड़ी में उठा है और इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डायमंड फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लॉस एंड डायमंड फंड का संबंध क्लाइमेट चेंज से है, याद रखिएगा। इसका निर्माण देखिए COP19 सम्मेलन के दौरान पोलैंड में हुआ था। ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यहां से आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये जो फंड है फ्रेंड्स, ये लॉस एंड डैमेज के लिए बनाया गया फंड है। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी लॉस वर्ल्ड में हो रहा है, जिसे रोका तो जा नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में उसे रिकवर करने के लिए लॉस एंड डैमेज नाम का एक फंड बनाया गया है, जिसे पोलैंड में बनाया गया था COP19 सम्मेलन के दौरान। तो फंड किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। अब यहाँ पर COP19 की बात की गई है, तो हम ये जान लेते हैं कि COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसी साल UAE में किया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, NPCI द्वारा हाल ही में UPI सेफ्टी एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो NPCI, जिसे देखिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भारत में जो डिजिटल पेमेंट है उसे कंट्रोल करने या रेगुलेट करने वाली संस्था है फ्रेंड्स। हाल ही में इसने भारत में अपना UPI सेफ्टी एम्बेसडर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 12 से लेकर 18 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कलेक्ट किए जो कि आपको आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।